मॉर्निंग बच्चों। कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन में लिया था अपने पॉलिनेशन, जहाँ पे पॉलिनेशन में हम लोगों ने पॉलिनेशन का डेफिनेशन समझा था कि पॉलिनेशन किसको कहते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि पॉलिनेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं। हमने बताया था पॉलिनेशन के 3 टाइप होते हैं, एक होता है ऑटोगैमी और एक होता है जिटेनोगैमी, दूसरा होता है जीनोगैमी। तो 3 टाइप के पॉलिनेशन मैंने बताए थे और तीनों टाइप के पॉलिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि किस पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक एक करके हम लोगों ने पॉलिनेशन के टाइप को डिस्कशन में लेना स्टार्ट किया था और हमने ऑटोगैमी वाले पॉलिनेशन के टाइप को डिस्कस कर लिया था, जहाँ पे मैंने तुमको 2 टाइप का फ्लावर बताया था, एक क्लिस्टोगैमस फ्लावर और एक कैस्मोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर में मैंने तुम्हें बताया था कि फ्लावर जो होता है वो क्लोज्ड होता है। फ्लावर क्या होता है? क्लोज्ड होता है, यानी कि उसके जो एंथर होते हैं और उसके एंथर और उसके जो कार्पल यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं कि क्लोज्ड फ्लावर के अंदर होते हैं, यानी कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर एक्सपोज नहीं होते। तो वहाँ पे किसी भी तरह का दूसरे फ्लावर के पास से या दूसरे फ्लावर से वहाँ पे पॉलन ग्रेन का वहाँ पे आके पॉलिनेशन कराना आसान वहाँ पे नहीं होता है। तो वहाँ पे ऑटोगैमी अश्योर होती है। फिर मैंने बताया था कैस्मोगैस यानी कि ओपन एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा वाले फ्लावर। तो वहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि आपको वहाँ पे अगर ऑटोगैमी को अश्योर करना है तो आपको बेसिकली वहाँ पे करना क्या क्या पड़ेगा। आपको वहाँ पे करना पड़ेगा कि पहली बात तो वो दोनों के दोनों जो स्टिग्मा है और जो एंथर है वो उन दोनों की मेच्योरिटी का टाइम सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम टाइम पे पॉलन ग्रेन रिलीज हो और सेम टाइम पे स्टिग्मा उसको रिसीव करने के लिए प्रिपेयर हो। दूसरा, ये दोनों का पोजीशन थोड़ा सा एक ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो पॉलन ग्रेन का जो स्टेमन वाला पार्ट है जहाँ पे पॉलन ग्रेन बनता है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और स्टिग्मा थोड़ा सा उससे नीचे होना चाहिए, ताकि पॉलिनेशन बहुत इजी हो सके। क्लियर है? तो ये कुछ डिवाइसेज है जिसके बेसिस पे आप पॉलिनेशन, जो सेल्फ पॉलिनेशन यानी जो ऑटोगैमी है, उसको आप एश्योर कर सकते हो। उसको क्या कर सकते हो? एश्योर कर सकते हो। फिर मैंने आपको 3 प्लांट का नाम बताया था, वोएला, कॉमेलिना एंड ऑक्सियालिस, जिसके अंदर ये दोनों तरह के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा जो पॉलिनेशन का टाइप था वो पॉलिनेशन का टाइप था जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी जिटेनोगैमी क्या था? जिटेनोगैमी जो पॉलिनेशन था उसमें हमने देखा था द पॉलिनेशन in which pollen grain from anther of a flower transferred to stigma of other flower of same plant। तो याद करो, मैंने तुम्हें इसको बताया था कि अगर प्लांट सेम हो तो सेम प्लांट के एक एंथर से सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? जिटेनोगैमी कहते हैं। जैसे मान लो ये एक फ्लावर है, एक प्लांट है, इस प्लांट का ये एक फ्लावर है और इसी प्लांट का ये दूसरा फ्लावर है। ठीक है, इसी प्लांट का दूसरा फ्लावर है। तो अगर मान लो ये फ्लावर 1 है, फ्लावर 1 और ये फ्लावर 2 है, तो इस फ्लावर 1 से के एंथर से यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होके और इसके स्टिग्मा पे जाके लैंड हो जाए और यहाँ पे जाके पॉलिनेशन करा ले, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? जिटेनोगैमी। क्या कहते हैं? जिटेनोगैमी। आई बात समझ में? क्लियर? तो यहाँ पे जो प्लांट होना चाहिए वो प्लांट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फ्लावर क्या होना चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। बात समझ में? आगे दूसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसको देखते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जिटेनोगैमी is functionally cross pollination
क्रॉस पॉलिनेशन बट functionally cross pollination but genetically self pollination जेनेटिकली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, सॉरी जेनेटिकली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, बट फंक्शनली क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान से समझो, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि दो डिफरेंट फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होना चाहिए कि एक फ्लावर से, यहाँ एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। अब हो सकता है कि ये जो प्लांट है वो अलग, ये जो फ्लावर दोनों हैं वो अलग अलग प्लांट पे हो, या ये दोनों फ्लावर क्या हो, सेम प्लांट पे हो। इससे मतलब नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन को। क्रॉस पॉलिनेशन किससे मतलब है कि फ्लावर, दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर के में पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। तो देखो फंक्शनली क्या है, फंक्शनली देखोगे तो पॉलिनेशन जो फंक्शन कर रहा है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के, मतलब यहाँ दो अलग अलग फ्लावर हैं तो फंक्शनली ये क्या हो गया, क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। लेकिन जब जेनेटिकली देखोगे तो देखो ये जो फ्लावर है ये किसका पार्ट है, इस प्लांट का, और ये जो फ्लावर है वो उसी प्लांट का पार्ट है। तो मतलब इन दोनों के जीन जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जीन के लेवल पे जब बात करेंगे, भाई हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं सारे सेल्स के अंदर जीन क्या है, सेम है, एक ही तरह का जीन है। ऐसे ही अगर एक ही प्लांट है और इसी एक ही प्लांट के दो अलग अलग पार्ट हैं तो इसके भी जीन क्या होंगे, सेम होंगे। तो जेनेटिकली देखा जाए तो हम वहाँ पे दो अलग अलग जीन को मिला नहीं रहे, हम एक ही टाइप के जीन का पॉलिनेशन करा रहे हैं, इसलिए जेनेटिकली वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। जेनेटिकली क्या है वो, सेल्फ पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई। तो ये लाइन अगर कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो आपको ये लाइन समझने में आसानी होगी कि जो जिटनोगैमी होता है वो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन जेनेटिकली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। फटाफट नोट करिए फिर आगे बढ़े। हो गया, चलो। तो यहाँ पे जिटोनोगैमी में हमने उसके डेफिनेशन और उसका जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा था उसको हमने यहाँ पे देखा। अभी देखो जैसे हमने ऑटोगैमी के अंदर ये डिस्कस किया था कि कैसे ऑटोगैमी हो, इस शेवर में प्लांट के अंदर क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है जिससे कि प्लांट के अंदर ऑटोगैमी एश्योर हो जाए, ऑटोगैमी हो ही। तो ऐसे ही हमको जिटोनोगैमी को भी एश्योर करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं, और उन चीज़ों को क्या क्या करना पड़ता है वो हमको यहाँ पे देखना है कि कैसे जिटोनोगैमी एश्योर होगा। यहाँ पे लिखेंगे जिटोनोगैमी कैन बी एश्योर्ड बाय क्या क्या चीजें होंगी तो जिटोनोगैमी एश्योर होगा। पहली बात, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑन सेम प्लांट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अब वो चाहे फीमेल यूनिसेक्सुअल एंड मेल यूनिसेक्सुअल, दोनों फीमेल एंड मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों ऑन सेम प्लांट। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, मोनोसियस प्लांट कहते हैं। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, मोनोसियस प्लांट, जहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो। मतलब क्या होना चाहिए कि प्लांट जो है ये प्लांट एक ही होना चाहिए, लेकिन जो फ्लावर होने चाहिए वो फ्लावर क्या होने चाहिए, वो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होने चाहिए। लेकिन यूनिसेक्सुअल होने के साथ साथ मेल फ्लावर और जो हमारा फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर और जो फीमेल फ्लावर है ये क्या हो गया, स्टेमन हो गया, यानी कि ये क्या है, मेल फ्लावर है और ये क्या है,
ये हो गया कार्पल, यानी कि ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। और चूंकि एक फ्लावर के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, तो ये दोनों क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ये क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होने चाहिए वो एक ही प्लांट पे होने चाहिए। तो ये प्लांट क्या हो गया, मोनोसियस प्लांट हो गया। ये प्लांट क्या हो गया, मोनोसियस प्लांट। तो यही लाइन मैंने वहाँ पे लिखा है कि जो अगर हमको जिटेनोगैमी एश्योर करना है तो मोस्ट कंफर्टेबल जो एश्योरेंस होता है कि फ्लावर सारे क्या होने चाहिए, यूनिसेक्सुअल, ताकि एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन ना हो सके। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो, तभी जाके जिटेनोगैमी वहाँ पे होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये हम कर सकते हैं वहाँ पे फ्लावर को अगर हम फ्लावर के अंदर जिटेनोगैमी वहाँ पे कराना है तो। बात समझ में आ गई, क्लियर है। दूसरा क्या है कि फ्लावर जो होना चाहिए, फ्लावर शुड बी कैस्मोगैमस। क्लोज्ड फ्लावर नहीं होना चाहिए, कैस्मोगैमस वाला फ्लावर होना चाहिए। कैस्मोगैमस का मतलब ओपन फ्लावर, जहां पे एंथर और कार्पेल क्या हो, एक्सपोज्ड हो। तो फ्लावर भी क्या होना चाहिए, कैस्मोगैमस, यानी कि ओपन होना चाहिए। तो ये दो चीजें हैं एश्योर करती हैं कि जिटेनोगैमी होगा ही होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, वो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम कहते हैं जीनोगैमी। नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन को क्या कहते हैं, जीनोगैमी। तो आओ देखते हैं यहाँ पे जीनोगैमी क्या होता है। जीनोगैमी, देखो जीनोगैमी क्या होता है। The pollination in which transfer of pollen grain from anther of a flower of a plant to stigma of flower on different plant take place is known as जीनोगैमी। उसको हम क्या कहते हैं, जीनोगैमी कहते हैं। ध्यान से देखना है यहाँ पे, मैंने सिंपली कहा कि एक फ्लावर है, इस फ्लावर के पास से जो एंथर है यहाँ से पॉलन ग्रेन, एक और फ्लावर है, उस फ्लावर में जो हमारा कार्पल प्रेजेंट है उसके स्टिग्मा पे, यानी ये स्टिग्मा है, ये क्या है, एंथर है, और ये क्या है, स्टिग्मा है। ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। तो इस एंथर से, इस फ्लावर के इस एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर। कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन वहाँ पे ये होना चाहिए कि जो फ्लावर ये है ये एक दूसरे प्लांट का हो और ये फ्लावर क्या हो, दूसरे प्लांट का, P1 प्लांट P2 प्लांट। लेकिन यहाँ पे स्पीसीज क्या होना चाहिए, दोनों का स्पीसीज सेम होना चाहिए, सेम स्पीसीज के प्लांट। बात समझ में आ गए। तो ध्यान से समझो, इस प्लांट का या एंथर से पॉलन ग्रेन इस प्लांट के स्टिग्मा पे जाके पॉलिनेट होता है। तो ये प्लांट अलग तो इसका जीन अलग, ये प्लांट अलग तो इसका जीन अलग।
तो ये एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के बीच में हो रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन फंक्शनली हुआ। दोनों के बीच में क्या है, जीन अलग अलग है, तो ये जेनेटिकली भी क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। तो कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, जीनोगैमी के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे दो अलग अलग फ्लावर, दो अलग अलग प्लांट के, लेकिन स्पीसीज दोनों प्लांट का सेम होना चाहिए, उनके बीच में पॉलिनेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, क्रॉस पॉलिनेशन या फिर जीनोगैमी कहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको जीनोगैमी समझ में आ गया होगा कि जीनोगैमी क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से समझो। जीनोगैमी के बारे में कुछ बातें और जिनके बेसिस पे हमको आगे चल के डिस्कशन करना है। दो लाइन और एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। इन केस ऑफ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगैमी नो जेनेटिकल वेरिएशन टेक्स प्लेस। देखो, अगर होगा भी तो बहुत नेग्लेजिबल होगा, तो इसलिए नेग्लेजिबल को नो ही मान के चले। इन केस ऑफ जीनोगैमी ग्रेटर जेनेटिकल वेरिएशन टेक्स प्लेस। वहां पे देखो, अब क्या समझो दोनों बातों का मतलब। यहाँ पे जो पॉलिनेशन हो रहा था वो सेम प्लांट पे हो रहा था। अलग बात है कि एक ही फ्लावर के अंदर ऑटोगैमी के अंदर हो रहा था और अलग अलग फ्लावर के अंदर जिटनोगैमी हो रहा था, लेकिन प्लांट क्या था, सेम था, बॉडी क्या थी, सेम थी। तो वहां पे जो वेरिएशन होगा, या तो होगा तो बहुत कम होगा, या फिर क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे जब देखोगे, इन केस ऑफ जीनोगैमी, तो फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है, यानी दो अलग अलग प्लांट, तो दो अलग अलग टाइप का जीन। और जब दो अलग अलग टाइप का जीन वहां पे मिलेगा, डीएनए मिलेगा, वहां पे जब दो अलग अलग टाइप के जेनेटिक मटेरियल मिलेंगे, तो वहां पे जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। बात समझ में आ गई? उसको लिखो फटाफट, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है इसके बेसिस पे, पॉलिनेशन के टाइप के बेसिस पे, उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन में how जिटेनोगैमी also referred as genetical autogamy, how
जिटोनोगैमी ऑल्सो रेफर्ड एज जेनेटिकल ऑटोगैमी। ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी लास्ट ईयर जो सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें आया था, सीबीएसई 2020 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। ध्यान से समझना कि जिटोनोगैमी को हम जेनेटिकल ऑटोगैमी क्यों कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो मैंने टॉपिक अभी पढ़ाया उस टॉपिक को पढ़ने के बाद से आपको कोई यहाँ पे कसमकस होगी कि यहाँ पे क्यों हमको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा। देखो ध्यान से समझो, मैंने ये जिटोनोगैमी में ये बताया था कि प्लांट क्या होता है, एक प्लांट होता है, उसी प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर, एक F1 फ्लावर मान लो और ये क्या मान लो फ्लावर F2। तो जब फ्लावर एक है तो इस फ्लावर के पार्ट का जो जीन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट से सेल निकाल लो, उस सेल के अंदर जो जीन होगा वो क्या होगा, सेम होगा, उसका जो जेनेटिक पैटर्न होगा क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे इस फ्लावर का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा वो भी इस फ्लावर का जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ के एंथर से यहाँ के कार्पेल में, यहाँ के एंथर से यहाँ के कार्पेल में अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है उस पॉलन ग्रेन का और यहाँ जो एक बना है उस एक का जीन तो सेम होगा क्योंकि प्लांट सेम है। तो जब सेम जीन का पॉलिनेशन सेम जीन में हो रहा है, और ऑटोगैमी में भी क्या होता था, एक ही फ्लावर था। ऑटोगैमी केस में क्या था, एक ही फ्लावर था, इसी फ्लावर के कार्पेल पे इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन गिरता था, तो इसका भी जीन सेम, इसका भी जीन सेम, यहाँ भी इसका जीन सेम, इसका जीन सेम। तो यह क्या है कि जेनेटिकली ऑटोगैमी। ये क्या है, जेनेटिकली मतलब जीन पे देखोगे तो ये ऑटोगैमी है। हाँ बस, लेकिन फंक्शनली देखोगे तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो फंक्शन के फॉर्म में जब बाहर से देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन जब जीन लेवल पे जाके इसकी बात करोगे तो क्या है, वो ऑटोगैमी है, वहाँ पे जेनेटिकल ऑटोगैमी इसको हम कह सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आया होता 2020 के एग्जाम में, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे फटाफट इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और फिर हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इन अ flower with exposed anther and stigma, how autogamy can be assured। ये क्वेश्चन है, इन अ फ्लावर विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा हाउ ऑटोगैमी कैन बी एक्सपोज्ड। देखो ध्यान से समझो, एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, इसका मतलब ये फ्लावर जो है वो किस टाइप का फ्लावर है, कैस्मोगैमस फ्लावर। कौन सा फ्लावर है, कैस्मोगैमस फ्लावर। तो कैस्मोगैमस फ्लावर के अंदर हमको क्या करना है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि ऑटोगैमी को वहाँ पे अश्योर करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। हमने क्या कहा था कि मान लो ये कोई फ्लावर है, उसका ये फ्लावर हो गया, मान लो एक फ्लावर है, ठीक है, ओपन फ्लावर। इसके अंदर मान लो ये एंथर, सॉरी ये कार्पल हो गया, कार्पल का स्टिग्मा हो गया, और ये मान लो क्या हो गया, एंथर हो गया, ठीक है। तो देखो क्या क्या कंडीशन होगा जिससे जो ऑटोगैमी है उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहली बात कि जो ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा ये तभी रिसेप्टिव हो, इसकी रिसेप्टिविटी मतलब रिसेप्टिव तभी हो, यानी इसकी रिसीव करने के लिए एक्टिव तभी हो जब क्या हो, पॉलन ग्रेन रिलीज हो, कहाँ से, एंथर से। मतलब कि स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना और एंथर से पॉलन ग्रेन का निकलने का जो टाइम हो वो टाइम क्या हो, सेम हो, वो टाइम क्या हो, सेम हो। पहली बात।
मतलब एक ही टाइम पे एंथर मैच्योर होकर पॉलन रिलीज करे और सेम टाइम पे स्टिग्मा क्या होना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से एंथर रिलीज करेगा ये स्टिग्मा उसको रिसीव करके क्या करेगी, पॉलिनेशन करा देगी। अब सोचो अगर ये एंथर मैच्योर हो गया, स्टिग्मा रिसीव नहीं हुई, तो ये एंथर फिर यहाँ गिरेगा, यहाँ से किसी और फ्लावर पे जाएगा, किसी और फ्लावर पे जाएगा, या फिर ये रिसेप्टिव हो गई, ये मैच्योर ही नहीं हुआ, तो रिसेप्टिव होने के बाद मान लो कि ये जब मैच्योर होकर डेसेंस नहीं होगा तो कोई और पॉलन ग्रेन आके इस पे गिर जाएगा। तो इन दोनों के केस में क्या होना चाहिए कि ये तभी रिसेप्टिव हो जब पॉलन ग्रेन क्या हो, वहां पे मैच्योर होके और एंथर से रिलीज हो रहा हो। पहला केस ये हो गया। दूसरा हम क्या चीजें कर सकते हैं, दूसरी चीजें क्या कर सकते हैं कि वहां पे हम फ्लावर के अंदर जो एंथर है वो हायर पोजीशन पे हो, वो क्या हो, हायर पोजीशन पे हो, और जो हमारा स्टिग्मा है वो स्टिग्मा क्या होना चाहिए, लोअर पोजीशन पे होना चाहिए। वो कहाँ पे होना चाहिए, लोअर पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमारा जो रिसेप्टिविटी, यहाँ ये ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, तो यहाँ से जब पॉलन ग्रेन होगा वो नीचे जाके गिरेगा। अगर ये नीचे रहा ये ऊपर रहा तो हो सकता है पॉलन ग्रेन उसके ऊपर तक पहुँच ही ना पाए। तो ये दो चीज़ें हम कर सकते हैं एंथर को, एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा वाले फ्लावर में ऑटोगैमी कराने के लिए, अस्योर कराने के लिए। तो ये हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट देखिए, इसको नोट करिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने जब ये कॉन्सेप्ट जब पढ़ लिया है तो कॉन्सेप्ट के बेसिस कोई भी क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए एबल रहेंगे। आप पढ़ते रहिए, सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे क्वेश्चन करने के लिए भी, और थियरी तो आपको मिल ही रही है, चीज़ें समझने को मिल रही हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होते हैं। देखो बेटा, पॉलिनेटिंग एजेंट को का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत, यहाँ पे कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जैसे समझो हमारा जो ऑटोगैमी हो रहा था, उस ऑटोगैमी में एक ही फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन टूट के जाके दूसरे फ्लावर के अंदर क्या हो रहा था, वहाँ पे उसी फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन वहाँ से रिलीज होके जाके स्टिग्मा पे गिर जा रहा था, तो वहाँ हमको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब बात जिटोनोगैमी और जीनोगैमी की करते हैं, तो जिटोनोगैमी के और जीनोगैमी के केस में हमको फ्लावर अलग अलग है, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पॉलन ग्रेन ले जाने के लिए हमको वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है एयर उस पॉलन ग्रेन को उड़ा के ले जाके स्टिग्मा के पास रख दे, हो सकता है वाटर में पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाए और धीरे धीरे मूव करते हुए स्टिग्मा के पास तक पहुँच जाए, या हो सकता है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जाके उस पॉलन ग्रेन को वहाँ से लाके वहाँ पे रखे। तो ये बहुत सारे जो मीडियम है, जो सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इन सोर्सेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट, क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या करा रहे हैं, पॉलिनेशन करा रहे हैं। और पॉलिनेशन कराने वाले जो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर है? चलो, तो अब देखो पॉलिनेटिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं और किस तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट वाले फ्लावर के अंदर क्या क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए, ये हमको यहाँ पे देखना। देखो, पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट ये पॉलिनेटिंग एजेंट दो टाइप के हो सकते हैं। एक बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, बायोटिक, और दूसरा एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। पहला बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, दूसरा एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी डिटेल में। एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के अंदर एक आता है वाटर और दूसरा आता है एयर। मतलब एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट बहुत लिमिटेड है, दो सोर्सेज हैं एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के, वाटर और एयर। अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। वाटर या तो ट्रांसपोर्टेशन कराएगा पॉलन ग्रेन का, या फिर एयर कराएगा, और अगर इसके थ्रू होता है तो पॉलिनेशन
पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, एबायोटिक है। और बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जैसे बी हो गई, बहुत सारे रोडेंट हो गए, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी, हम लोग देखेंगे अभी। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो एक एक करके हम सबको डिस्कशन में लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट perform most of the pollination, दूसरा पॉइंट, इन abiotic pollinating agent air perform most of pollination। ध्यान से समझना, अगर हम टोटल पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन परफॉर्म करता है, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। मतलब एयर और वाटर से पॉलिनेशन ज्यादा होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। क्लियर है? और अगर हम सिर्फ एबायोटिक के अंदर बात करें कि एबायोटिक के अंदर वाटर से ज्यादा पॉलिनेशन होता है या एयर से, तो मोस्ट ऑफ द पॉलिनेशन अगर एबायोटिक की बात करें तो किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है। बात समझ में आ गई? तो एबायोटिक के केस में एयर पॉलिनेशन सबसे ज्यादा होता है और ओवरऑल देखें तो बायोटिक पॉलिनेशन ज्यादा होता है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़े हम लोग। चले, तो अब एक एक करके हम लोग एयर पॉलिनेशन, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू पॉलिनेशन यानी कि बायोटिक पॉलिनेशन को हम लोग एक एक करके डिस्कशन में लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एयर से पॉलिनेशन कैसे होता है और एयर से पॉलिनेशन करने वाले जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर क्या क्या स्पेशल मॉडिफिकेशन होता है, क्या क्या स्पेशल मॉडिफिकेशन प्लांट करते हैं अपने में ताकि पॉलिनेशन उनका एयर के थ्रू हो सके। एयर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय एयर इसको कहते हैं, एयर पॉलिनेशन कह लो या पॉलिनेशन बाय एयर कह लो, या फिर इसको इसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज कर लो, विंड पॉलिनेशन। एक स्पेशल वर्ड यूज कर लो, विंड पॉलिनेशन। ध्यान से समझना, जो एयर या विंड पॉलिनेशन होता है इसके अंदर, इसके लिए एयर पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन के लिए एक स्पेशल वर्ड है। It is also known as anemophily। It is also known as anemophily। एनिमो का मतलब एयर, फिली का मतलब पॉलिनेशन। तो एयर से जो पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन को एनिमोफिली भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? It is most common abiotic pollinating agent। abiotic pollinating agent में ये मोस्ट कॉमन है
यानी कि सबसे ज़्यादा एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट में पॉलिनेशन कौन कराता है? विंड कराता है, एयर कराता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या क्या चेंजेस, मॉडिफिकेशन फॉर पॉलिनेटिंग एजेंट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए पॉलिनेटिंग एजेंट के और इस तरह के विंड पॉलिनेटेड प्लांट के? द फ्लावर pollinated by wind should have following characteristics कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ध्यान से समझना। The pollen grain should be light, हल्के होने चाहिए। पॉलन ग्रेन क्या होने चाहिए? इस तरह के प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? हल्के रहेंगे, तभी तो विंड में आसानी से वो क्या करेंगे, विंड के थ्रू उनका ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा। बहुत भारी रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, नीचे वो बैठ जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन विंड के थ्रू नहीं हो पाएगा। तो पहला पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए? नॉन स्टिकी होना चाहिए। देखो, लाइट पॉलन ग्रेन का मतलब ज़्यादा वेट रहेगा तो विंड उसको फ्लो नहीं करा पाएगा, और नॉन स्टिकी रहेगा तो विंड के थ्रू अगर वो जा रहा है तो कहीं पे भी जाके क्या कर हो सकता है, चिपक सकता है, या आपस में ही अगर बहुत ढेर सारे पॉलन ग्रेन आपस में टकराए तो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, भारी होके वेट ज़्यादा होके वो क्या हो जाएंगे, विंड से नीचे सेटल हो जाएंगे और कहीं पे जाके वो सॉइल के अंदर गिर जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी, मतलब एक दूसरे से चिपकते हुए नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब ये पॉलन ग्रेन हो गया, इस पॉलन ग्रेन को रिलीज कराने थे ताकि वो आसानी से एयर के अंदर रिलीज हो पाए, ताकि वो आसानी से एयर के अंदर उसका डिस्पर्सल हो पाए, एयर उसको आसानी से रिलीज करा के वो उसको अपने करंट के साथ फ्लो करा सके। इसके लिए जो स्टेमन होना चाहिए, एंथर जो होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। स्टेमन should be well exposed so that dispersal of pollen in wind become easier। अगर बहुत एक्सपोज्ड स्टेमन है तो विंड आसानी से उसमें से पॉलन ग्रेन क्या करा सकती है, रिलीज करा सकती है और उसको फ्लो करा के लेके जा सकती है। बात समझ में आ गई? अब सुनो, द स्टिग्मा एंड स्टाइल ऑफ कार्पल should be longer and feathery। क्यों लॉन्गर और फीदरी होना चाहिए? देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये एक फ्लावर है, तो इसके अंदर मान लो कि ये ओवरी हो गई। अब इस ओवरी का ये स्टाइल है ऐसे, और ये क्या उसका मान लो स्टिग्मा है, ठीक है। एक और ओवरी हो गई, ओवरी का ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है। तो जब ये बहुत बड़े साइज में स्टाइल और स्टिग्मा होगा तो ये स्टिग्मा स्टाइल जब फीदरी होगा और लंबे साइज का होगा तो एयर के विंड में, एयर करंट में क्या करेगा, फ्लो करेगा। और फिर जब एयर जब इस ग्रेटर सरफेस एरिया के थ्रू जब फ्लो करेगा, यानी कि एयर में जब वो मूव करेगा तो एयर में आने वाले पॉलन ग्रेन इजीली क्या हो पाएंगे, उस फिदर में जाके ट्रैप हो पाएंगे, उस स्टिग्मा पे जाके लैंड हो पाएंगे। तो इसलिए जो हमारा पॉलन जो स्टिग्मा और स्टाइल होना चाहिए, वो स्टिग्मा और स्टाइल बड़ा होना चाहिए, और बड़े होने के साथ साथ वो फीदरी होना चाहिए, ताकि ट्रैपिंग ऑफ पॉलन ग्रेन क्या हो सके, इजी हो सके। पॉलन ग्रेन विंड से बहुत इजीली ट्रैप हो सके उस स्टिग्मा के अंदर, सो दैट ट्रैपिंग ऑफ pollen grain
pollen grain become easier, pollen grain की ट्रैपिंग क्या हो सके, इजी हो सके। तो फटाफट इसको नोट करिए। अभी और भी सारे कैरेक्टर हैं जिनको हमको नोट करना है यहाँ पे। सिंगल ओव्यूल should present in an ovary। ध्यान से समझना इस वर्ड इस लाइन का मतलब, ध्यान से समझो। जैसे एक फ्लावर था, यहाँ पे ध्यान से समझो, एक फ्लावर था, ऐसे फ्लावर, बड़ा फ्लावर बनाएंगे। इस फ्लावर के अंदर ये एक ओवरी थी और ये इसका फीदरी स्टाइल और स्टिग्मा हो गया। फीदरी स्टाइल और स्टिग्मा जो इसके पहले का लाइन हमने लिखा है। अब ये एयर में मूव कर रहा है, तो इसी एयर में मूव करते करते मान लो एयर तो ऐसे ही बहुत एयर का करंट बहुत वहाँ पे बहुत इधर एंड इधर फ्लो करता है, तो बहुत चांसेस थोड़े कम होते हैं कि इसमें हर एक स्टाइल को, हर एक स्टिग्मा को एक एक पॉलन ग्रेन मिल पाए। तो मान लो इसने एक पॉलन ग्रेन कहीं से रिसीव भी कर लिया, पहले तो चांसेस कम है कि सबको पॉलन ग्रेन मिल पाए। फिर मान लो अगर इसको पॉलन ग्रेन मिल भी गया तो इस ओवरी के अंदर अगर एक ओव्यूल है तो एक पॉलन ग्रेन आके एक को क्या कर लेगा, फर्टिलाइज कर देगा। लेकिन जब एक से ज्यादा ओव्यूल होगा तो यहाँ जो एक पॉलन ग्रेन मिलेगा वो एक पॉलन ग्रेन उसको जाके उस सारे के सारे ओव्यूल को जाके फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा जाता है कि एक ओव्यूल के अंदर, एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होना चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन जाके उसको इजीली फर्टिलाइज कर पाए। हाँ, वहां पे चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि एक फ्लावर के अंदर ढेर सारे ओवरी वहाँ पे हम लोग प्लेस कर सकते हैं। मतलब ऐसे जो एयर पॉलिनेटिंग प्लांट जो होते हैं उनके प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर के अंदर बहुत ढेर सारे ओवरीज हो सकती हैं। या फिर एक केस ये हो गया, या फिर दूसरा केस उसी प्लांट के अंदर एक साथ ढेर सारे नंबर ऑफ फ्लावर वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, एक साथ ढेर सारे नंबर ऑफ फ्लावर वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं ताकि ढेर सारे हमको वहाँ पे पॉलन ग्रेन वहाँ पे देखने को मिल सके। तो वहाँ पे जो फ्लावर होने चाहिए वो फ्लावर किस में प्रेजेंट होने चाहिए, इनफ्लोरोस्केंस में। किस में प्रेजेंट होने चाहिए, इनफ्लोरोस्केंस में। बात समझ में आई कि गुच्छे में फ्लावर जब होंगे तो ढेर सारे फ्लावर होंगे तो ढेर सारा स्टिग्मा और स्टाइल होगा, और ढेर सारा जब स्टिग्मा और स्टाइल होगा तो ट्रैपिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ईजियर होगा और हर एक स्टिग्मा एंड स्टाइल को वहाँ पे चांसेस आप ज़्यादा से ज़्यादा होंगे पॉलन ग्रेन के मिलने के। तो यहाँ पे फ्लावर शुड बी गुच्छाएं इनफ्लोरोस्केंस, फ्लावर should be in flower should be packed in inflorescence। 9th 11th क्लास में पढ़ा है इनफ्लोरोस्केंस, जहाँ पे फ्लावर का अरेंजमेंट जो होता है वो गुच्छे में होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कॉर्न का प्लांट देखा है, कॉर्न का, मक्के का प्लांट देखा है। वहाँ पे तुमने जब देखा होगा उस प्लांट के अंदर जो कॉर्न का जो टेसल होता है, जैसे देखा होगा स्टार्टिंग में जो कॉर्न का जो कॉर्न होता है, जो मक्का होता है, उसमें देखा होगा ऐसे बहुत ढेर सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम इंग्लिश में टेसल्स कहते हैं, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर के जो टेसल्स हैं ये बने किससे हैं, ये बने हैं स्टाइल प्लस स्टिग्मा से। ये स्टाइल प्लस स्टिग्मा है, फीदरी स्टाइल एंड स्टिग्मा है उस पर्टिकुलर प्लांट का जो कि एयर के अंदर मूव करता रहता है और वहां से क्या होता है हमको पॉलन ग्रेन टैप इजीली हो जाता है। क्लियर है। अब चूंकि ये पॉलिनेशन हो रहा है एयर के थ्रू, और एयर तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है नहीं, तो एयर हर जगह फ्लो करेगा, एयर विंड जो है वो हर जगह फ्लो करेगा। उसको ये इस बात से मतलब नहीं है कि वो एक पार्ट उस किसी प्लेस के एक पार्ट में जाएगा, एक पार्ट नहीं जाएगा, या प्लांट के किसी एक पार्ट में जाएगा, एक पार्ट में नहीं जाएगा। वहाँ पे किसी भी तरह का रिवार्ड देने की जरूरत नहीं है। नो नेक्टर
एज रिवार्ड इज रिक्वायर्ड। जैसे बायोटिक के केस में क्या होता है, मधुमक्खी उसी फ्लावर पे जाके बैठती है जो फ्लावर के अंदर नेक्टर होता है, और उस नेक्टर को ले जाके वो क्या बनाती है, उससे हनी बनाती है। तो चूंकि वो नेक्टर लेने उस फ्लावर पे जाती है और वहाँ पे पॉलिनेशन करा देती है। लेकिन यहाँ पे एयर है, एयर को किसी नेक्टर की जरूरत नहीं है, वो हर फ्लावर के पास जाएगा और वो हर प्लांट के पार्ट के पास जाएगा, तो उसको नेक्टर देने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे किसी भी नेक्टर का जरूरत वहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, पेटल्स ऑफ फ्लावर आर जनरली वाइट। अब देखो ध्यान से, जो बायोटिक प्लांट जो पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं, वो उनका जिसमें पॉलिनेशन होता है, वो क्या करते हैं कि उनको प्लांट के पास क्या होता है कि नेक्टर होता है ताकि वो ऑर्गेनिज्म उनके पास जा सके। दूसरा, उस फ्लावर का जो पेटल होगा कलरफुल होगा, बहुत ब्राइट होगा, ताकि उसके थ्रू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट होकर उसके पास जाएं और पॉलिनेशन कराएं। लेकिन एयर तो लिविंग है नहीं, इसको किसी नेक्टर से मतलब नहीं है, इसको किसी ब्राइटनेस से मतलब नहीं है। तो इस तरह के फ्लावर जो होते हैं जनरली व्हाइट कलर के होते हैं और उनके अंदर कोई भी नेक्टर का केस, वहाँ पे नेक्टर प्रोवाइड करने का केस नहीं होता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसको नोट कर लो और एग्जाम्पल में नोट कर लो। यहाँ पे एग्जाम्पल में मोस्टली मोनोकाट होते हैं, एग्जाम्पल में नोट कर लो। यहाँ पे जैसे मेज हो गया, मेज के प्लांट में एयर से होता है। वीट हो गया, वीट में भी एयर से होता है। राइस हो गया, इसमें भी एयर से होता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो शुगर केन हो गया, इसमें भी एयर से होता है। शुगर केन हो गया, इसमें भी एयर से पॉलिनेशन होता है। तो बहुत सारे प्लांट हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ो।